नमस्कार दोस्तों, एमपी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर पार्ट 2 कोस्ट गार्ड नाविक डीबी बैच 2021 का मॉडल पेपर जो पार्ट 2 है उसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने मैथ को कवर किया था और उसमें जो और इंग्लिश, जीके, साइंस और रीजनिंग का पार्ट बचा हुआ था उसे हम इस पार्ट पर कवर करेंगे, जो कि मॉडल पेपर पार्ट 2 के रूप में देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इज इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, प्राइसेस वेरी वाइडली फ्रॉम शॉप टू शॉप। तो इसमें क्या बताना है हमें, जो अंडरलाइन वर्ड है, वर्ड में अंडरलाइन जो है ना वेरी, उसकी क्या हमें बताना है, हमें उसकी मीनिंग्स बताना है। ठीक है ना। तो वेरी का मतलब क्या होता है, जो फ्लैक्चुएट होता है, मतलब जो सेम ना रहता हो। वेरी मतलब होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि वेरी का मतलब होता है जो एक स्थान पर फिक्स ना रहता हो। और वैल्यू क्या करती हो, फ्लैक्चुएट करती हो। जैसे कि यहाँ पे कोई वैल्यू है और यहाँ पे फिक्स ना हो और यहाँ फिक्स ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, वेरी कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं जो ऑप्शन है। तो उसमें क्या होता है, करस्पॉन्ड मतलब होता है उसके समकक्ष होता है। एग्री मतलब क्या होता है कि सहमत होता है। और कोट मतलब होता है, वो क्या होता है कि बोली होती है। तो ये भी अलग है, करस्पॉन्स भी अलग है, ये भी। डिफर का मतलब क्या होता है, डिफर का मतलब होता है कोई वैल्यू सेम ना होना, मतलब वही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होना। तो वही बोल रहा है कि वेरी का मतलब भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का और डिफर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। इसलिए यहाँ पे आंसर डी विल बी राइट होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ इंक्लूड। यहाँ पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्वेश्चन आते हैं जो वोकैबुलरी का पार्ट होता है, इसलिए इसे पार्ट को देख लीजिएगा और कोशिश कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड का एंटोनिम्स देखना है। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ इन्वॉल्व मतलब होता है कि उस पर सहमत होना, उस पर इन्वॉल्व मतलब उस पर सहमत होना, मतलब ठीक है। और यहाँ एक्सक्लूड एक्सक्लूड हो जाता है। एक्सक्लूड मतलब होता है, इंक्लूड मतलब होता है उस पर होना, एक्सक्लूड मतलब होना मतलब उसके अंदर होना, इंक्लूड मतलब, और एक्सक्लूड मतलब उसके बाहर होना। और कंटेंट मतलब होता है मात्रा होता है। कंप्राइज मतलब क्या होता है। तो अपन को सम्मिलित नहीं, इंक्लूड का क्या हो जाएगा, जो एंटोनिम हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा। इंक्लूड मतलब सम्मिलित करना, मतलब उसमें अंदर होना, और एक्सक्लूड मतलब उसके बाहर होना। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। एक और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्या है कि एक्टिव और वॉइस से है। तो चलिए देखते हैं वॉइस को। इसमें दिया है, सेंटेंस दिया है कि आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। एक टेकिंग फोर्थ फॉर्म लगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस में हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है कंटिन्यूस में हो जाएगा ना। इसलिए इसका जो हमारी वॉइस होती है, वॉइस में क्या होता है, टेंस और सेंस नहीं बदलता है। इसलिए एक ये फर्स्ट वाला जो है ये क्या है, वाज बीइंग है। मतलब ये हो गया पास्ट में, हो गया नहीं होगा। ये पास्ट में है, ये भी नहीं होगा। ये क्या है, हैविंग बीइंग है। इसमें हैविंग बीइंग है, तो ये है तो कंटिन्यूस का, लेकिन डबल मतलब बीइंग इसमें क्या आ गया, एक डबल फॉर्म नहीं होते हैं आईएनजी के, फोर्थ फॉर्म डबल नहीं हो सकते हैं। तो ए भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या हो गया कि बीइंग बीइंग टेकन, यहाँ पे जो बी का फोर्थ फॉर्म है, बी का क्या है, बी फॉर्म लगा हुआ है जो कि आईएनजी के साथ है, और उसके बाद क्या लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। और टू द थिएटर बाय माय फादर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाली वॉइस सही हो जाएगी। क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से है। तो हम यहाँ देखते हैं। तो ये सेंटेंस क्या दिया हुआ है, कैन द चिल्ड्रन गेट टेस्टी मील्स एट स्कूल। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सभी जो ऑप्शन दिए हैं वो किसमें दिए हैं, देखिए इसमें सेम डे और अदर डे की बात होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। यदि सेम डे है तो टेंस चेंज नहीं होता, और अदर डे है तो क्या हो जाता है, टेंस चेंज होता है। और सेम डे और अदर डे कैसे पहचानेंगे, अगर वर्ब का पास्ट फॉर्म दिया हुआ है, जैसे आज दिया है, आज दिया है, आज दिया है, आज दिया है, तो ये वर्ब का मतलब पास्ट फॉर्म हो जाता है, मतलब अदर डे की बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। तो कैन का क्या हो जाएगा, पास्ट में जाएगा। कैन क्या प्रेजेंट फॉर्म होता है, तो प्रेजेंट का किस में जाता है, पास्ट में जाता है। तो कैन का कुड हो जाएगा। तो इसमें कैन भी है, इसलिए कैंसिल, ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा। कैन कुड इसमें है, कुड रहने दीजिए, अभी मान लेते हैं, ठीक है। और ये कैन, ये वाला कैंसिल एलिमिनेट करते हैं। और इसमें क्या बोला है, आई आस्क्ड इफ द चिल्ड्रन कुड गॉट
टेस्टी मील्स एट स्कूल, लेकिन इसमें क्या है, इसमें गेट टेस्टी है, इसमें गॉट टेस्टी, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। अपन क्या चाहिए, गेट टेस्टी मील्स एट स्कूल, मतलब ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें हमारे पास सेंटेंस दिया है जिसमें क्या करना है, वर्ब भरना है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं, डैश गो फॉर अ वॉक, तो इसमें क्या दिया, फर्स्ट वाला लेट्स दिया है, तो इसमें क्या है कि लेट्स लेट्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जब डैश के बाद क्या हो जाता है, एक और यस लग जाता है तो क्या हो जाता है, हिसिंग साउंड हो जाता है। और अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि केवल डैश बस जब लग रहा है तब भी हिसिंग साउंड हो जाता है। अगर यस के ऊपर डैश लगा है तो वहाँ पे हिसिंग साउंड शो करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हिसिंग साउंड हो जाता है। और सेंटेंस मतलब सेंटेंस में क्या होता है कि जहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हो तो उसे नेगलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें मोस्ट सुटेबल अपन को चूज करना होता है। इसमें लेट्स क्या होता है, एक ऑलरेडी वर्ड है लेट्स, और ये लेटस ये भी हैसिंग साउंड वाला है, इसलिए ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड इसमें क्या हो जाता है, लेट अस लिखा है, लेट्स लिखा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका रुकिए, इसमें क्या लिखा है, ये जो डैश लगा है उसके बाद यस लगा है, तो इसका मतलब होता है लेट, और ये जो हिसिंग साउंड इसके डैश के बाद लिखा है यस ना, इसका मतलब होता अस होता है, तो लेट अस जाएगा यहाँ पे, तो लेट अस गो फॉर अ वॉक, ये सबसे सुटेबल हो जाएगा इसके लिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, इसमें हमें एडवर्ब एडवर्ब चूज करना है। तो चलिए हम देखते हैं, तो इसमें क्या दिया है कि द फोटोग्राफ्स डैश ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज, जो फोटोग्राफ्स होती हैं क्या करती हैं, बैक करती हैं हमारी ओल्ड मेमोरीज, पुरानी मेमोरियों को यादों को क्या करती हैं, ताज़ा करती हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि लेजीनेस, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेजीनेस तैयार करती है क्या, नहीं, लेजीनेस नहीं होगा। ब्लंटर, ब्लंटर भी नहीं होगा। और यहाँ लेथर्गी, लेथर्गी भी नहीं होगा। तो हमें क्या करते हैं, जो फोटोग्राफ्स होते हैं इंस्टेंटली, मतलब जल्द ही ब्रॉड बैक, मतलब वापस लाती हैं ओल्ड मेमोरीज, हमारी पुरानी यादों को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंस्टेंटली सही हो जाएगा। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, आप चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं, और थोड़ी से कोशिश करिएगा कि उसमें सेंटेंस की मतलब भी समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में आने से और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आया है, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज नॉट स्पेल्ड करेक्ट, फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। स्पेल्ड करेक्ट से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको ध्यान दे लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आपका सही हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फंसाव रहता है, इसमें एक वर्ड से तो मिसिंग हो जाती है। तो चलिए इसे देखते हैं, इसमें इसमें क्या बोल रहा है कि एक मतलब ओनली वन इज नॉट स्पेल्ड करेक्ट, इसमें जो है सभी स्पेल्ड क्या है, करेक्ट है, केवल एक जो है स्पेल्ड मतलब नॉट स्पेल्ड करेक्ट है, तो हमें उसी को छांटना है। यहाँ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी सही है, लेबोरेटरी क्या है, ये सही है, ठीक है ना। इक्वालिटी, इक्वालिटी की सेम स्पेलिंग होती है, इक्वालिटी भी सही है। लिबरेलिटी, इसमें नॉलेज को चेक कर लेते हैं, KNOWLEDC, ये भी नॉलेज भी सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिबरेटली गलत हो जाएगा। इसमें इंग्लिश में हमेशा एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, और या कि फिर जब एलिमिनेट ना हो तो फिर सेंटेंस का मतलब समझ किया करिए। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस। इसमें क्या करना है, जो सेंटेंस दिया हुआ है इसे आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स, ये किसके लिए, वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये क्या ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ये हमें निर्देश दे रहा है, इसलिए इंटेरोगेटिव हो जाएगा ये तो नॉर्मल है और इसे आप आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास है जो कि पैसेज से है, तो हम क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, लेकिन हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले पढ़ें, उसके बाद पैसेज को देखें, तो उसमें क्या होगा और आसानी से हमारे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे। तो ठीक है, चलिए हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है हमारा। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि विच विलेज डिड नॉट विच विलेज डिड न्यूटन ग्रेजुएट फ्रॉम, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं इसमें से विच कॉलेज डिड न्यूटन ग्रेजुएट फ्रॉम, हमें कॉलेज का नाम बताना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या बताते हैं कि कॉलेज का नाम बताते हैं, तो इसमें देखते हैं कि सर आइजैक न्यूटन के बारे में लिखा है इसमें,
तो कोशिश करिए कि ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और जल्दी जल्दी ढूंढ दें इसमें से। तो क्या बोल रहा है कि 16 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज, इसमें ट्रिनिटी कॉलेज दिया है। तो देख लेते हैं इसमें कि ऑप्शन है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसमें ऑक्सफोर्ड दिया है, हार्वर्ड दिया है, स्टैनफोर्ड, ट्रिनिटी कॉलेज। तो ये ट्रिनिटी कॉलेज जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, और इसीलिए हमें फंसाने के लिए, एक टाइम को हमारे ख़राब करने के लिए क्या होते हैं कि दिए जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्या है कि पैसेज से 2-3 क्वेश्चन साथ बन के आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में से। ये वही पैसेज वही है सर आइजैक न्यूटन के ऊपर। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो देख लेते हैं, टू विच सब्जेक्ट डिड ही डिवोट हिज लाइफ, टू विच सब्जेक्ट डिड ही डिवोट हिज लाइफ। तो इसमें देख लेते हैं इंग्लिश, साइंस, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो इसमें अब हम किस में क्या देखते हैं, इसमें पैसेज पे देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को डिवोट करते थे। तो चलिए ठीक है, न्यूटन आल्सो प्रपोज द 3 लॉज ऑफ मोशन। इसमें कोशिश करिए कि यूनिवर्स अटैक बाय द ऑल ऑफ पार्टीज, न्यूटन डिवोट्स। अच्छा ये दिया है यहाँ पे, ए न्यूटन डिवोट्स हिज लाइफ टू साइंस। अच्छा साइंस दिया है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं ऑप्शन पे है कि नहीं है। तो क्या टू विच सब्जेक्ट डिड ही डिवोट्स हिज लाइफ, तो क्या साइंस। तो चलिए इसमें साइंस ऑप्शन है, मतलब ये साइंस राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से। ये फिर वही पैसेज है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम वही रहेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि हाउ कुड वन फाइंड द टाइम ऑफ डे विद द इंस्ट्रूमेंट दैट न्यूटन हैड इन्वेंटेड, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है हमें कि, तो अब ऑप्शन भी देख लेते हैं, बाय मीन्स ऑफ सनलाइट, बाय मीन्स ऑफ मूनलाइट, बाय मीन्स ऑफ शैडो, बाय मीन्स ऑफ अ पेयर ऑफ आर्म्स, ठीक है ना। तो हाउ कुड वन फाइंड द टाइम ऑफ द ऑफ डे विद द इंस्ट्रूमेंट दैट न्यूटन हैड इन्वेंटेड। हाँ भाई, जो कि उसी से है, पैसे से है। तो इसमें हमने पैसे तो पढ़ दिया है। तो चलिए देखते हैं, पैसे में ढूंढते हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट दैट, तो क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि he built the water clock and an instrument to find out time with the help of shadow। अच्छा the with the help of shadow। तो इसमें क्या बोल रहा है कि he could one find the time of the day with the instrument that Newton had invented। तो क्या किसके हेल्प से, by with the by means of shadow, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। और नेक्स्ट में हमारा क्या, फिर वही है, पैसे सही है। तो ये पहले क्वेश्चन देखते हैं, हमारा काम वही रहेगा। व्हेन वाज सर आइजैक न्यूटन बर्न, इसमें हम क्या करना है, उनका जन्म देखना है। तो जन्म तो इसी सबसे शुरू में लिखा है, सर आइजैक न्यूटन बर्न इन 1642। तो इसमें देख लेते हैं 1642, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बना है वैसे पैसेज उसमें आते नहीं हैं, पर इसमें चलिए हमने डाल दिया है, सोचे कि कभी उसमें सिलेबस में है तो हो सकता है कि इस बार ऑनलाइन है तो आ जाए पेपर में, तो अपने पास कम से कम चांस तो ना रहेगा कि कैसे करना है। तो चलिए इसमें एक बार और देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, विच फाइन आर्ट वाज न्यूटन इंटरेस्टेड इन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते थे वो इसमें देखना पड़ेगा कि क्या थे। ये यहाँ पे दिख रहा है कि लिटिल न्यूटन वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, कलेक्टिंग फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो क्या करते थे वो, इसमें पेंटिंग है, पेंटिंग ऑप्शन सही है। तो चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है ना। दे विल सर्व, तो चलिए इसमें देखते हैं प्रीपोजिशन के लिए, दे विल सर्व लंच डैश नून। तो टाइम टाइम को बताने के लिए ऑलवेज प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। टाइम बताने के लिए एट का यूज किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पार्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें से क्या है, साइंस और जीएस वाला पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब कार की गति दुगनी हो तो समान दूरी पर कार को रोकने के लिए कितने रुकावट बल की आवश्यकता होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। तो ये बोल रहा है कि जब कार की गति दुगनी हो तो समान दूरी पर कार को रोकने के लिए कितनी रुकावट बल की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो यफ होता है, बल होता है ना, यफ किसके बराबर होता है, यफ बराबर होता है, सॉरी जो वर्क होता है हमारा,
जो वर्क होता है ना डब्लू, क्या होता है, बल इंटू विस्थापन डेल एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो जो वर्क हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे गतिज काम काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि गतिज के लिए क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा लेते हैं 1/2 एम भी का स्क्वायर, मतलब डेल एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं, एम भी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बल हो जाएगा, चलिए ये गति के लिए है, इसलिए ये 1/2 भी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो यह फोन हमारे यहाँ बल क्या हो जाएगा, यह फोन बराबर हो जाएगा कि वो देखिए यहाँ से यफ बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डब्लू बराबर क्या है, जो वर्क हमारा क्या हो रहा है, गति कम हो रहा है, तो हो जाएगा 1/, यहाँ पे हो जाएगा एम भी का स्क्वायर अपान जो 2 है और डेल एक्स है, डब्लू बराबर क्या हो, एम भी स्क्वायर अपान ये डेल एक्स इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एफ वन हो गया। अब यही सेम टू एफ टू हो जाएगा, एफ टू हो जाएगा। तो एफ टू की जगह क्या लिखे, जो कि थोड़ी सी, हाँ चलिए इसको देख लेते हैं। तो एफ टू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एफ टू बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोला है कि किसको, गति को दुगनी कर देते हैं ना। तो ठीक है, यहाँ जब हम गति को दुगनी कर देते हैं मतलब वेग दुगना हो जाता है, तो यम द्रव्यमान तो पूरा सेम रहेगा, द्रव्यमान तो सेम रहेगा, द्रव्यमान यम ही रहेगा, लेकिन क्या वेग जो हो गया 2 भी हो जाएगा, और 2 भी का स्क्वायर एम भी का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2 डेल एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा ये 4 बाहर आ जाएगा, तो दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, और यम भी का स्क्वायर अपान 2 डेल एक्स जो किसके बराबर, एफ वन के बराबर है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ वन लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू 4 को अगर बाहर निकाल जाए तो एम भी का स्क्वायर अपान 2 डेल एक्स हो जाएगा, एफ वन के बराबर हो जाएगा, अर्थात जो एफ टू है वो 4 एफ वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, तो हमें के लिए अगर कार्य गति दुगनी हो तो बल हमें 4 गुना 4 गुना चाहिए होता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, जो क्या बोला, स्टडी से आया है, डेंड्रोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है। तो इसमें क्या होता है कि जो डेंड्रोलॉजी के बारे में बताना है कि डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, डेंड्रोलॉजी जो होता है वो काष्ठी पौधों के लिए स्टडी के लिए होता है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ और बताते हैं कि किसका, जैसे वाटर का जो स्टडी, वाटर की स्टडी होती है वो क्या होती है, हाइड्रोलॉजी कहलाती है, ये हाइड्रोलॉजी होती है, ठीक है ना, हाइड्रोलॉजी होती है। और जो हवा की स्टडी होती है, ये हवा जो है ना, हवा की स्टडी क्या होती है, एरोलॉजी, एरोलॉजी एरोलॉजी होती है, ठीक है। और मिट्टी को जो स्टडी होती है ना उसे क्या कहते हैं, पोडोलॉजी कहते हैं। ये जो मिट्टी सॉइल की स्टडी होती है ना वो क्या कहलाती है, पोडोलॉजी कहलाती है, ठीक है ना। ये हमें स्टडी से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा आप। ए त्वरण के साथ यम द्रव्यमान की गोली किसी लकड़ी के टुकड़े पर के दागने के पर इसका अंतिम वेग क्या होगा। जैसे हम किसी लकड़ी के टुकड़े पर हमारे यम द्रव्यमान गोली दागते हैं, तो इसमें क्या बोला कि उसका अंतिम वेग बताना है हमें। तो क्या होता है, जो जो हमारे पास बाहुबल जो लगता है ना, उसमें बाहुबल के द्वारा गोली आगे बढ़ती है। जो बाहुबल होता है, बाहुबल कार्यशील ना होने पर, इसमें क्या बता रहा है, बाहुबल कार्यशील ना होने पर रेखी जो संवेग होता है ना सदैव संरक्षित रहता है, रेखी लीनियर जो संवेग होता है सदैव संरक्षित रहता है। इसका मतलब होता है कि जो बल बराबर क्या होता है, यह बराबर यम ए होता है। तो यम ए या बराबर यम ए, जो बल होता है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है, किसके, रेखी संवेग के। रेखी संवेग और बल संरक्षित रहते मतलब संरक्षित बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। और संवेग क्या होता है, संवेग होता है पी बराबर यम भी होता है, ठीक है ना। तो यम भी मतलब यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान दिया है यम, और माना लकड़ी के जो टुकड़ा है उसका द्रव्यमान यम, कैपिटल एम मान लेते हैं। तो ठीक है, यम प्लस कैपिटल यम, ये कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको ये कैपिटल एम है, और भी हो जाएगा पी बराबर यम भी होता है, ठीक है। ऐसा हो गया, तो हमें क्या ज्ञात करना, अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यम ए अपान यम प्लस कैपिटल यम, ऐसा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, यम अपन कैपिटल एम प्लस एन, ये जो हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि बोल रहा है कि निम्न में से
कौन सा न्यूक्लियर नहीं है? न्यूक्लियर मतलब होता है जो न्यूक्लियस में नहीं ना हो, मतलब जो नाभिक में ना हो। तो इसमें क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन भी होता, सॉरी हाँ न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षक में होते हैं, इसलिए नहीं होगा। इसमें ऑप्शन बी भी राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो वो तो सब लोग जानते हैं, काला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि विकिरण की द्वितीय प्रकृति खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, तो इसमें बताना है हमें कि द्वितीय प्रकृति के बारे में किसने बताया था। जो डी ब्रागली थे ना, उन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के बारे में डी ब्रागली ने बताया था। इसमें डी ब्रागली ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जैसे जो छोटे कण होते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए कि कण एवं तरंग दोनों की प्रकृति एवं गुण को प्रदर्शित करना चाहिए। इन्होंने डी ब्रागली ने बताया था। तभी से क्या होता है कि विकिरण की द्वितीय प्रकृति के बारे में किन्होंने बताया था, डी ब्रागली ने बताया था, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत का संचालन करने के लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो देखिए मित्र, इसमें क्या है जो कि इंग्लिश में तो सही दिया हुआ कि हिंदी में गलत है। ये जो प्लूटोनियम दिया है तत्व का नाम है विखंडन, ये गलत है। इसमें क्या यूरेनियम दिया है, ये रासायनिक गलत है। हिंदी में ये ड्यूटेरियम दिया है। तो इसमें क्या हो जाता है कि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत का संचालन करने के लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? जो होता है यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग हम क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करने के लिए करते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग नाभिकीय विकिरणों से अत्यधिक प्रभावित होता है? तो इसमें क्या होता है, जो आँख होती है, आँख आँख ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित होती है, बाकी कम प्रभावित होती है। इसमें मोस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो उसको देखना है। लंग्स भी नहीं होता है, और अस्थि मज्जा बोन मैरो तो अंदर होती है, हड्डी के अंदर होती है, वो नहीं होती है। इसमें जो त्वचा होती है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और जो क्या होता है, जो नाभिकीय विकिरण होती है ना, रेडिएशन के कारण क्या हो जाता है, त्वचा में जब पड़ती हैं तो इसमें से कैंसर जैसी बीमारियाँ उत्पन्न करती हैं। इससे हमारी जो त्वचा होती है सब ज़्यादा प्रभावित होती है इससे। जो कि बोल रहा है कि एक्सरे उत्सर्जन के रिवर्स प्रभाव को क्या कहते हैं? तो एक्सरे उत्सर्जन के रिवर्स प्रभाव क्या कहते हैं? कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। सॉरी, एक्सरे उत्सर्जन के रिवर्स प्रभाव क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या कहते हैं? क्योंकि जैसे देखिए एक्सरे किरण जो हमारी कब उत्सर्जित होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी धातु की प्लेट से टकराते हैं तब एक्सरे उत्पन्न होते हैं। जबकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, आपतित किरण किसी धातु प्लेट से जब टकराती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सरे के उत्सर्जन के रिवर्स प्रभाव, रिवर्स प्रभाव कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव एक्सरे उत्सर्जन के। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लाल रक्त कणिकाओं को कब्रिस्तान कहा जाता है? अच्छा, किसे लाल रक्त कणिकाओं को कब्रिस्तान कहा जाता है? जो है तो स्प्लीन होता है, प्ली है। यहाँ पे क्या होती है, जो आरबीसी होती हैं वो आके डेड हो जाती हैं, इसलिए इसे, और एकस्ट हो जाती हैं ही, इसलिए इसे कब्रिस्तान कहा जाता है लाल आरबीसी का। चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि आरबीसी डीएनए और आरएनए से बना है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य और असत्य कथन बताना है। तो बोल रहा है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। और क्या बोला, आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो विषाणु पाया जाता है। इसमें जो डीएनए होता है ना, वो मुख्यतः डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल नेम होता है। और यह जो होता है आनुवांशिक पदार्थ है जो कि प्राणियों में मुख्य रूप से यही पाया जाता है, डीएनए। इसलिए हमारे जब हमें क्रिटिकल जांच करनी होती है और किसी चीज़ का पता लगाना होता है तो क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करवाते हैं। इसलिए मानव शरीर का जो होता है सबसे मुख्यतः मतलब प्राणियों पाए जाने वाला पदार्थ होता है। किस नदी को तिब्बत में शांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी है, सॉरी सिंधु नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि मानसरोवर से निकलती है, इसे तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजाज्ञाएं स्थापित करवाई थी? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अशोक। अशोक जो था कि अशोक महान, ये क्या था, बिंदुसार का पुत्र था। इसने क्या कहता था कि अपने द्वारा शासन की सुदृढ़ता को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए क्या किया था कि सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजाज्ञा स्थापित करवा दी थी। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है?
तो इसमें क्या जो है कि यातायात नियमों को पालन करना हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। यातायात नियमों का पालन करना हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। बाकी ये है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी है, वैज्ञानिक सोच विकसित करना भी है, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा सुधार करना भी है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि यातायात के नियमों का पालन करना नहीं, मतलब इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया उसमें, ठीक है ना। यार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में भाग 4A में जोड़ा गया था, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास जीके से है। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके खालिस्तान नामक स्थान द्वारा चला जाता था। तो ये बैराम खां जो थे, अकबर के जो थे वो 14 वर्ष में राजगद्दी पर आ गए थे। तो बैराम खां उनके सेनापति थे। तो उस समय दो युद्ध थे, वो बैराम खां की उपस्थिति बैराम खां लड़ते थे, बाकी नाम अकबर का होता था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैराम खां हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो है रीजनिंग का है, तो इसे देखते हैं। इसमें बोला है कि प्रश्न में कागज का एक टुकड़ा प्रश्न आकृति में दिखाए गए तरीके से मोड़ा गया है, ठीक है ना। तो छिद्रों के बाद प्रकट पैटर्न दिखाते हुए उत्तर विकल्प में से आकार का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसको जो इस प्रकार से मोड़ा गया है, तो हमें क्या देखना है कि मतलब टोटल पेपर कैसा रहा होगा। तो चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो इसमें देखिए जैसे ये है, तो इसको पहले ऐसे ओपन करेंगे, पहले ऐसे ओपन करेंगे, पहले ऐसे ओपन किए नीचे साइड, फिर उसके बाद क्या किए हैं, ऊपर साइड ओपन किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ओपन किए हैं, ठीक है। तो ये इसमें कैसा हो जाएगा, ये जब ऐसे ओपन करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला जो होगा ऐसे चला जाएगा, और ये वाला जो होगा कटा वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला ऐसे चला जाएगा। उसके बाद ऐसे ओपन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये वाला बनेगा, जो कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है इसमें सॉल्व करते हैं। ए तथा बी बहनें हैं, तो हम चलिए इनको ड्रॉ करते हैं। ए बहन है बी की, दोनों लड़के हैं। आर व एस भाई हैं। ए की, और क्या बोले, ए की पुत्री आर है, ए की पुत्री इसकी बिटिया आर है पुत्री, ठीक है ना। और आर की, अच्छा ए की पुत्री आर की बहन है, ए की जो पुत्री है आर की बहन है। करते हम लोग यहाँ पे क्या बोला, ये तो लड़की है, और क्या बोला आर व एस भाई हैं, ठीक है। तो आर बना लेते हैं और एस बना लेते हैं, जो कि भाई हैं, सॉरी भाई हैं, लड़के हैं, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है, ए की पुत्री आर की बहन है, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें बताया है। तो क्या बोला कि ए बी की बहनें हैं, ठीक है ना, और आर एस भाई हैं। तो ए और बी बहनें हो गई। ये गोला से जो है गर्ल्स फीमेल को दर्शाते हैं, और जो स्क्वायर से है उसे मार लेते। तो इसे जो स्क्वायर है इसे हम क्या करते हैं कि पुरुष को शो करते हैं। तो ए बी बहनें हैं और जो आर एस भाई हैं। और क्या बोल रहा है कि आर की बहन मतलब ए की जो पुत्री, ए की पुत्री कौन है, एक पुत्री हो गई, और आर की बहन जो है ए की पुत्री का है, आर की बहन है। तो आर की बहन मतलब ए भाई बहन, मतलब इसकी मम्मी ये हो गई, तो इसकी मम्मी, तो और इसका ये भाई हो जाएगा, ठीक है। तो बी का यस संबंध, बी का यस से संबंध बताना है। तो बी की मम्मी की बहन क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आंसर ये राइट हो जाएगा। डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है। बिंदु ए से, मान लीजिए इसे सॉल्व कर, चलिए। बिंदु ए से राजू 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो इससे पहले बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। बिंदु मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए से क्या करता है, उत्तर की ओर चलता है, कितने मीटर, 20 मीटर चलता है, ठीक है ना, उत्तर की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से क्लॉक वाइज मतलब दाएं, बाएं मतलब एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे मुड़ता है, और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मिनट चलता है, और यहाँ चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है, ठीक है ना। तो यहाँ चलता है। ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसे क्या करें हम, ये तो यहाँ पर हम कोण त्रिभुज बन गए, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर सकते हैं।
तो जब पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का जो स्क्वायर कहलाएगा, जो ए बी का स्क्वायर निकालना है अपन को, वो इसके स्क्वायर के योग बराबर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है। फिर ये रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 400 और फिर प्लस 400, क्योंकि ये भी 20 ये भी 20 है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 800 हो गया, ठीक है ना। जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है, और जब ये इधर लग जाएगा ये स्क्वायर इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, जो कि 20√2 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। इसलिए आंसर जो 20√2 होगा मीटर वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिलोगिज्म से है तो इसे हम बना के देखते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। कुछ पेपर पेन है, तो मान लीजिए हमें कुछ पेपर बना लिए और क्या बोला है कुछ ये पेन हो गए, ठीक है ना। इसमें कुछ का मतलब कॉमन होता है, ठीक है ना, तो कॉमन हो गया। अब क्या बोला कोण एक पेपर है, मतलब पेपर है ये पेन है, ठीक है ना। तो पेपर के अंदर क्या होगा एक कोण होगा, ठीक है, मान लिया कोण है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसका कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन निकल रहा है कि कुछ कोण पेन नहीं है, जो कोण है वो पेन नहीं है। तो ये कोण और पेन के बीच में क्या है, जो कोण है ये और ये पेन इसके बीच में क्या है नेगेटिव रिलेशन नहीं है, इसलिए कुछ कोण पेन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा निष्कर्ष कुछ कोण पेन है, कुछ कोण पेन है। तो देखो पेन और कोण के बीच में क्या है ये जो कॉमन है, कॉमन रिलेशन तो है, बाकी क्या बोल रहा है कि कुछ कोण पेन है, तो कुछ कोण पेन इसलिए ये भी मतलब संतुष्ट नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये इसमें जब देखो क्या होता है कि सब्जेक्ट समान होते हैं और जो निष्कर्ष होते हैं दोनों गलत होते हैं, तो क्या होता है आइदर और का केस लग जाता है। यदि आप आइदर और का केस चाहिए वाले मतलब सिलोगिज्म चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो दे देंगे, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि या तो एक या तो दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है, मतलब ये निष्कर्ष करेगा या कि ये सेटिस्फाई करेगा। एक और सिलोगिज्म आ गई है कि आभूषण सोना चांदी, तो जो आभूषण बना लेते हैं हम। चलिए ये आभूषण हो गया, जो सोना है ये सोना हो गया, ये चांदी हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये आगे कोडिंग से। तो इसमें हम क्या करते हैं देखते हैं कि कैसे किस कोड से कैसे बनाया गया है। NARGRUED को क्या लिखा है GRANDEEUR लिखा है, कोड से लिखा है, ठीक है ना। तो हमारे पास कोड है वो है कोडिंग का है। तो क्या लिखा है कि NARGRUED को क्या लिखा किसका कोड है GRANDEUR का कोड है। देखिए जब वैल्यू मतलब सेम वो डिजिट मतलब रहा करें वो अल्फ़ाबेट रहते हैं ना, तो क्या करते हैं इसे नंबरिंग से कर लेते हैं। तो क्या है ग्रांटेड को हम ग्रांटर क्या GRANDERUR को क्या लिख लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिनोट कर लिए हैं। इसका कोड क्या है NARGRUED लिखी है, ठीक है ना। तो इसको नंबरिंग कर लिए हैं कि किस किस नंबर पे है, 4 नंबर पे एन है, और ये किस नंबर 3 नंबर पे है, आर जो है 8 नंबर पे है, जी है 1 नंबर पे है, आर जो है 2 नंबर पे है, यू जो है 7 नंबर पे है, ई है 6 नंबर पे और डी है 5 नंबर पे, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखना है अब किसका बनाना है किसका ये जो सर SERPEVRE जो है वो किसका कोड है, तो हमें किसका कोड बनाना है। तो इसमें क्या है जो इस नंबर के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ठीक है। देखिए 4 पे क्या है पी है, 4 पे पी हो गया, ठीक है ना। इसका चेंज कर ले तो बता जाते हैं आपको। यहाँ पे जो 4 पी है ये वो किस नंबर 4 पे नंबर, फिर 3 नंबर का बनना चाहिए, 3 नंबर क्या है आर है AR हो गया, और 8 नंबर का ई हो गया, 8 नंबर में ई है ये, और ये फिर 1 नंबर चाहिए चाहिए यस आ गया, ये यस आ गया, ठीक है। 2 नंबर का चाहिए 2 नंबर का ई आ गया, ई आ गया। 7 नंबर का चाहिए 7 नंबर का आर है, 7 नंबर का आर आ गया, और 6 नंबर का क्या है ई है, सॉरी 6 नंबर का भी है तो 6 नंबर भी आ गया, और फिर 5 नंबर का ई है तो ई आ गया। मतलब क्या बनेगा PRESERVE, PRESERVE जो ए नंबर होगा वो सही हो जाएगा। इसको नंबरिंग करके तो आपका जल्दी और आसानी से हो सकता है, इसमें थोड़ी सी
लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी रफ में बहुत जल्दी से और आसानी से कर सकते हैं इसका को। शब्द को छांटिए। तो पैरट है, चमगादड़ है, कौवा है, गौरैया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पैरट है ये भी क्या होता है कि पक्षी है, चमगादड़ कौवा पक्षी, गौरैया पक्षी है, लेकिन क्या है ये अंडे देने वाले पक्षी है। और चमगादड़ जो होता है वो स्तनधारी पक्षी होता है, ठीक है ना। तो ये सब गलत हो जाएंगे, और ये चमगादड़ जो है स्तनधारी है, इसलिए राइट हो जाएगा, अब अलग हो जाएंगे इन सबसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं, सीरीज आ गई हमारे पास, तो चलिए सीरीज को सॉल्व करते हैं। चलिए इस सीरीज को सॉल्व करते हैं हम। इसमें क्या दिया है कि 3, 10, 20, 33, 49, 68 है। तो इसमें क्या करते हैं, ये ट्रिपल सीरीज है। तो 3, 10, 20, 33, 49, 68, तो इनके बीच का अंतर देख लेते हैं, 7 है। इनके बीच का 10, 20 का अंतर 10 है, 10, 33 का अंतर 13 है, और 33, 49 का अंतर 16 है, और 49, 68 का अंतर 19 है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं, 3 है, 10, 3, 13 का अंतर 3 है, 13 और 3, 16 का अंतर क्या है, ये भी 3 है, और 16, 19 का अंतर ये भी 3 है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पद ज्ञात करना है। तो 19, 9, 3, 12, मतलब यहाँ पे 22 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 22 होगा। और 22, 68 में जब 22 जोड़ देंगे तो 8, 2, 10 की शून्य हासिल 1, 6, 2, 8, 1, 9, और मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90। जो 90 ऑप्शन सी है क्या हो, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला, भेंगा का संबंध आँख से है, तो निचोड़ना का संबंध किससे है। भेंगा मतलब जो आँख से थोड़ी सी यहाँ डिसऑर्डर हो जाता है आँख में, तो उसे क्या बोलते हैं, भेंगा बोलते हैं। तो निचोड़ना का संबंध किससे हो जाएगा, निचोड़ना का संबंध जीभ से तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कपड़ा, निचोड़ना, कपड़ा से सोच देख लेंगे बाद में क्या है, गला से ये भी नहीं होगा, तो कपड़ा और हाथ से देखना है। तो लेकिन भेंगा क्या है, आँख की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो निचोड़ना जो होगा तो हमारे हाथ से होगा, कपड़े से नहीं होगा, तो निचोड़ना क्या हो जाएगा, हाथ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नमस्कार दोस्तों, ये सब, थैंक यू। जय हिंद जय भारत बोलना। ठीक है दोस्तों, ये पेपर का सेशन हमारा यहीं तक था। अब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पेपर के साथ, और इसी तरह आप अपना सहयोग हमें देते रहिएगा। बाकी हम आपके लिए नए पेपर लाते रहेंगे। आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा। यदि आपको और अच्छे से पेपर चाहिए तो उसके लिए आप बताइएगा ज़रूर। चलिए, ओके, थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत।